नमस्कार साथियों। पिछली बार हमने अपने पार्ट 1 में ये बताने का प्रयास किया था वीडियो के माध्यम से कि इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष है क्या। अब आज जब संघर्ष विराम की स्थिति बन चुकी है, सीज़फायर हो चुका है, तब हम आगे चिंतन करते हैं कि भारत की क्या स्थिति हो सकती है। कुछ पहलू मैंने अपने पीछे बोर्ड पर लिखे हैं कि संघर्ष विराम क्या स्थायी होगा, उस पर चर्चा करते हैं। भारत इजराइल के क्या संबंध रहे हैं उसको देखेंगे। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। वैश्विक प्रभाव क्या रहेगा और अरब जगत इस युद्ध के बाद कैसे प्रभावित होगा। कुल मिलाकर 2 पॉइंट बनते हैं इस पूरे सेगमेंट के। भारतीय पक्ष इजराइल के साथ और वैश्विक पक्ष इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के बाद। सबसे पहले भारतीय पर चर्चा कर लेते हैं। भारत का क्या रहा है। भारत का इजराइल से बहुत पुराना नाता है। इसका प्रमाण ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के उस भाग में भी जिसे यहूदी अपना मानते हैं, अपनी गाथा स्वीकार करते हैं, उस ओल्ड टेस्टामेंट में भी भारत का उल्लेख कई बार हुआ है। भारतीयों का इजराइल या फिलिस्तीन उस जमाने में आना जाना लगा था। बहुत से यहूदी भारत में भी रहते थे। जब 2 राष्ट्र सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया गया और इजराइल का जन्म होने लगा तो तमाम यहूदी यहाँ से निकलकर वहाँ चले गए। ऐसी स्थिति में अब ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि भारत फिलिस्तीन की तरफ क्यों झुका रहा। सन 1947 और 48 में जब फिलिस्तीन इजराइल विवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 राष्ट्र सिद्धांत पर मतदान के अवसर आए तो हमने फिलिस्तीन बंटवारे के खिलाफ और इजराइल बनने के प्रस्ताव को भी नकार दिया था। महात्मा गांधी ने एक बार कहा भी था कि यहूदियों का अपना देश इजराइल ही है, लेकिन फिलिस्तीन के बंटवारे के बिना, मतलब दोनों धर्मों को अपने साथ एक साथ रहने की आदत डालनी चाहिए और सह अस्तित्व के सिद्धांत पर रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार 4 पन्ने का पत्र लिखकर 47 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कहा भी था कि आप भारत का समर्थन, इजराइल का समर्थन करें। माफ करिएगा, मैंने भारत कह दिया था, इजराइल का समर्थन करें। लेकिन जब नेहरू जी ने इसे इनकार कर दिया तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक लाइन कही और उस लाइन में उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रवादी नेताओं का ये दुर्भाग्य होता है कि उन्हें अपने राष्ट्रीय स्वार्थों के अनुरूप जीना पड़ता है। भारत के भी क्या राष्ट्रीय स्वार्थ थे उसे देखना होगा। दूसरी तरफ हमने सितंबर 1950 में इजराइल को मान्यता दे दी, स्वीकार किया कि वो एक देश है। और 53 में तो हमने बंबई में उसके दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की अनुमति दे दी। याद रखिएगा, दिल्ली में उसके दूतावास को अनुमति हमने नहीं दी। 1992 तक स्थितियां पलटती रही, बदलती रही, लेकिन इस समय तक हमारा झुकाव फिलिस्तीन की तरफ था। नाम आंदोलन के सक्रिय सदस्य होने के कारण भी जो नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था, हम उनके एक लीडर के तौर पर थे और हम ये जानते थे अगर हम शीत युद्ध के इस दौरान रसिया के साथ जाते हैं तो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेंगे और अगर अमेरिका के साथ जाते हैं तो रसिया से दुश्मनी मोल लेंगे। ऐसी स्थिति में नए उदय राज्यों का अस्तित्व संकट में आ सकता था। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका के कारण भी हमने इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद में तटस्थ रहने की भूमिका को स्वीकार किया। स्थिति धीरे धीरे बदलती चली गई। 1989 में भारत ने पहली बार आतंकवाद के हमले झेलने शुरू किए। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ना शुरू हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और 1991 में ही भारत को आर्थिक झटके मिले, आर्थिक संकट का दौर शुरू हुआ। आपको याद है, इजराइल को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इजराइल किस तरह से सीरिया से, लेबनान से, जॉर्डन से और मिस्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा भी जो उसकी सीमाओं से बहुत दूर हैं वो भी इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देते हैं, बार बार एकजुट होने का प्रयास करते हैं। 67 में हुए भी। तो इजराइल इन सब से अस्तित्व का संकट महसूस करता है, इसलिए वो सदैव सतर्क रहता है और राष्ट्रवाद के प्रति अति जागरूक है। परिणाम क्या हुआ? उसके यहाँ हाइपर नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई।
मतलब अगर सत्ता पक्ष जिस राष्ट्रवाद के लेवल को दिखाता है तो विपक्ष उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास करता है। तो ये एक रोचक तथ्य वहां जन्म लेता है। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इतने विरोधी देश जो उसके अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, उन सब पर इजराइल हर बार भारी पड़ता है, तो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी गुप्तचर प्रणाली के द्वारा। 89 में जब भारत में संकट शुरू हुआ तो हमें इजराइल की तरफ स्वाभाविक तौर पर खींच कर ले गया। क्यों? क्योंकि हमें भी अब अपने अंदर आतंकवादियों को ढूंढना था और अपने शत्रुओं से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकलना था। इजराइल से इसलिए भी हमारी दोस्ती बनती चली गई। स्थिति थोड़ी और तब बिगड़ी जब दो गुटी दुनिया के बाद, नाम के अंत के बाद, या नाम के अंत क्या, नाम की औपचारिकता मात्र बची, क्योंकि नाम में अब दो पक्षी मुद्दे उठने लग गए। और इधर भारत में भी धीरे धीरे नेशनलिज्म बहुत चरम पर आने लगा। समन्वयवादी नेशनलिज्म से अब एकांकी नेशनलिज्म की विचारधारा आने लग गई। धीरे धीरे हम और करीब होते चले गए। 2017 में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने, जो इजराइल की यात्रा पर गए और उन्होंने 7 समझौते किए, जिसमें कृषि विकास की बात थी, जिसमें हमने साइबर सुरक्षा की चर्चा की, साथ ही साथ हमने रक्षा सहयोग में भी हस्तक्षेप की बात की, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। काफी सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। 2018 में नेतन्याहू साहब भारत आए, उन्होंने राफेल मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात की। हमें खोजी विमान उन्होंने दिया, अगर कोई विमान खो जाता है तो कैसे खोजें, वो सारे उपकरण उन्होंने दिए। टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त सहयोग है। परस्पर सहयोग की ये विचारधारा के बीच हमने फिलिस्तीन को कभी नकारा नहीं। फिलिस्तीन आज भी है। लेकिन जब हाल ही में 10 मई को ये संघर्ष शुरू हुआ यरूशलेम के विवाद को लेकर इजराइल और हमास के बीच, तो भारत ने अपना एक बयान जारी किया और कहा कि हमास ने रॉकेट हमले किए इजराइल पर, और इसलिए इजराइल को पूरा अधिकार है उसको जवाब देने का, लेकिन औपचारिक, इसे एक युद्ध की तरह ना लिया जाए। दोनों देश शांति की तरफ आए, बातचीत के रास्ते खुले रखें और जल्द से जल्द इस पर अमल करें। मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए। उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में भारत का पक्ष रखने की बात आई, तो भारत ने भी इजराइल उन 13 देशों में शामिल हुआ जिसने मतदान नहीं किया, अर्थात इजराइल की तरफ और फिलिस्तीन दोनों से उसने बाइकआउट कर लिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों देशों को सहअस्तित्व स्वीकार करते हुए शांति की वार्ता करनी होगी और तभी उस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती। अब बात आती है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल या आर्थिक हित इजराइल से ज्यादा है। 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के दोनों देशों में निवेश है। 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड भारत और इजराइल परस्पर करते हैं, जिनमें 1.6 बिलियन ट्रेड भारत के पक्ष में है। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा आदान प्रदान है। हम जानते हैं कि फॉल्कन टेक्नोलॉजी भारत ने इजराइल से ली है। ऐसी स्थिति में हम इजराइल को नकार नहीं सकते, हम उससे दूर नहीं जा सकते। हमारे आर्थिक और रणनीतिक दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। रसिया के बाद इजराइल से ही हम सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदते हैं, तो इजराइल हमारी आवश्यकता है। लेकिन फिलिस्तीन को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिलिस्तीन के साथ अरब जगत खड़ा है और अरब जगत में भारत के 1,30,00,000 से अधिक लोग रोजगार पाते हैं, अपनी बेरोजगारी मिटाते हैं। इतनी बड़ी आबादी को भी हम दांव पे नहीं लगा सकते। हमें अरब जगत से अच्छा खासा रेमिटेंस मिलता है। आप भी जानते हैं दुनिया में रेमिटेंस की दृष्टि से भारत नंबर 1 पर है। तो रेमिटेंस अर्थात विदेश में भारतीयों द्वारा कमाए गए धन से भेजा गया धन, भारत को भेजा गया विदेशी धन हमें अरब जगत से ही प्राप्त होता है। अरब जगत से हमारी तेल की निर्भरता है। तो हम ये सारी चीज़ों को देखते हुए अरब जगत के खिलाफ भी नहीं जा सकते, फिलिस्तीन की विपरीत भी नहीं जा सकते और इजराइल के भी विपरीत नहीं जा सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने बयान मध्यम प्रतिपदा में या मिडवे में ही देने पड़ते हैं।
अब बात आती है कि क्या ये युद्ध की जो शांति विराम हुई है वो स्थायी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक यरूशलेम के झगड़े को नहीं सुलझाया जाएगा ये विवाद फिर जन्म लेगा। इसलिए वैश्विक ताकतों को स्वच्छ मन से और इसे हल करने के दृष्टिकोण से एक मंच पर आना होगा और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां इजराइल फिलिस्तीन अब बैठकर बात कर सके, युद्ध को त्यागे। दूसरी तरफ कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि अगर पूरे अरब जगत के लोग एकजुट हो जाएं तो हमला कर लें। 67 उसका उदाहरण है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इजराइल बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी चीज, अगर इस तरह का कोई युद्ध होगा तो वैश्विक दुनिया में अगर आप कहीं भी कोई छोटा युद्ध हो उसमें एक धागा खींचा जाए तो पूरी दुनिया नंगी होने लगती है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कोई भी अपना हित त्याग कर किसी युद्ध में नहीं जा सकता। तो ये संभावना ही गलत है कि पूरा अरब एक होगा और इजराइल पर हमला करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरब के अपने भी अंदर द्वंद्व है। ईरान को लेकर अरब जगत से पूरी टकराव है, तो कतर जॉर्डन में विवाद है, ईरान इराक और कतर का विवाद है, ईरान इराक में आपस में संबंध है, सऊदी अरब और ओमान के बीच आपसी संघर्ष है, यमन में संघर्ष है। ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि सब एक मंच पर आ जाए? और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका हल शांति से और वार्ता से ही निकल सकता है। बात अब आती है भारत क्या करे। भारत को अपनी जरूरतों के अनुसार विदेश नीति को स्वीकार करना होगा और इसके तहत हमें फिलिस्तीन और इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। भारत तो इसका भुक्तभोगी भी रहा है। हमने पाकिस्तान और भारत के अस्तित्व को 1947 में स्वीकार किया है। हमें बताना होगा कि इसको स्वीकार करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस अंक से आप ये समझने में सफल हुए होंगे कि संघर्ष विराम ना तो स्थायी है और भारत का पक्ष किन दबावों में रखा गया है। यदि आपको ये तथ्य अच्छे लगे हों, विचार अच्छे लगे हों, तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अगले अंक की आप मांग भी मुझसे कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि किस पर आप वीडियो चाहते हैं, क्या किन विवादों पर आप चाहते हैं कि मैं अपना पक्ष रखूं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये पूरा वीडियो का संस्करण कैसा लगा, इजराइल फिलिस्तीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, आपका आभार।